ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों को एक ड्रेस पहनना कंपल्सरी है, जिससे वो आइडेंटिफाई हो सके ये ड्राइवर है, और उनका पूरा डिटेल उनकी गाड़ी पे रहता है, ताकि जो भी कस्टमर जा रहा है, खासकर महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए, कि वो पता रहे कि कहाँ की गाड़ी है, उसका मोबाइल नंबर। तो वैसा हम ऊना में नहीं। नमस्कार, मैं ध्रुव गर्ग, आपका फैसला टीवी से। आज की हमारी मुलाकात है ऊना जिला के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री अशोक कुमार जी से, और हम आज बात करेंगे अशोक जी से अलग अलग पहलुओं पे, जिसमें यातायात के नियम, यातायात सुरक्षा, आरटीओ ऑफिस की जिम्मेदारियां और कंप्लेंट हैंडलिंग, ये सब कवर करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी हमारे इस प्रोग्राम में। मैं आपका फैसला टीवी चैनल न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, जिन्होंने जो है इस बहुत ही एक अहम विषय है हमारा जो ट्रांसपोर्ट से संबंधित हमारा विभाग जो है, इसमें बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, जो कि लोगों की जो है सुरक्षा से जो है सड़क पर जो है जुड़ा हुआ मामला है, उसको हम डील करते हैं, या हमारे विभाग से जो हमारी कार्य पद्धति है, कार्य प्रणाली है, तो लोगों की एक सुरक्षा से, जान से जुड़ा हुआ एक तो बहुत ही अहम रोल हमारा रहता है इसमें। जी अशोक जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आरटीओ की, जैसे आपने कहा, ओवरऑल जिम्मेदारी है सड़क सुरक्षा की और सब तरह के परिवहन की, पर मेन फोकस आरटीओ का क्या क्या रहता है और क्या क्या उनके कार्य क्षेत्र में, क्योंकि हम लोग समझते हैं आरटीओ को, पर शायद उतनी पूरी तरह विस्तार में नहीं समझते कि क्या क्या कार्य क्षेत्र है डिपार्टमेंट ऑफिसर के और ऑफिस के। हमारा जो परिवहन विभाग जो है, इसका मेन फंक्शन जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा मेन आगे जिस पर हम फोकस, हमारा विभाग नॉर्थ के हम जो है उसके पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल में जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवेज का, उसी तरह स्टेट का भी हमारा परिवहन विभाग होता है। हमारा मेन जो है लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय, जिसमें जो हमारा रोड सेफ्टी पर आता है। तो आज की डेट में जो हमारा विभाग जो रोड सेफ्टी के जो है अहम रोल जो कर रहा है, चाहे सेंटर का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, इस विषय पर जो है बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक आरटीओ के फंक्शनिंग की बात है, तो आरटीओ का मेन फंक्शनिंग होता है कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो इन्फोर्समेंट है, जो लॉ हमारे कानून बने हैं, जिसके तहत जो हम लाइसेंस देते हैं, परमिट देते हैं, तो आरटीओ का मेन फंक्शन जो है उसको लॉ को, उस कानून को जो है इन्फोर्स करना है। चाहे उसको बाई वे हो कि रोड पर जो है ट्रैफिक रूल्स हैं, जो नियम बने यातायात के, उनको भी इन्फोर्स करना है। कोई जैसे गाड़ी से संबंधित दस्तावेज हैं, उसको भी जो है उसको मॉनिटर करना है, उसको मॉनिटर के साथ साथ उसके जो कंट्रोलिंग भी है साथ साथ। तो ये फंक्शन आरटीओज़ के। इसके अलावा आरटीओज़ का जो है मेन मोटर व्हीकल से जो टैक्सेशन से संबंधित काम है, व्हीकल का जो टैक्सेशन का उसको कलेक्शन करना है, उसको गवर्नमेंट से जो भी ड्यूज है वो कलेक्शन करना है, ये वो रहता है आरटीओज़ का। अशोक जी, ऐसा आम जनता में कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि यातायात की समस्या बढ़ती जा रही है और लोग जागरूक भी हो रहे हैं, पर उनमें एक कन्फ्यूजन ये रहता है कि ट्रैफिक पुलिस का रोल कहाँ पे होता है और आरटीओ का रोल कहाँ पे होता है। इसमें जो ट्रैफिक पुलिस का जो है उनका और जो आरटीओज़ का है, इसमें जो मोटर व्हीकल एक्ट में जो वायलेशन है, रूल की वायलेशन है, उसमें जो आरटीओ को भी उतनी पावर्स है या उतनी जिम्मेवारी है, उतनी पुलिस को भी है उसको इन्फोर्स करना। ट्रैफिक पुलिस में जो कुछ चीज़ें जो उनकी हटके होती हैं, जो ट्रैफिक से रिलेटेड होती हैं, जैसे हमारा जो इसमें रेड लाइट है उसको कंट्रोल करना है। अगर चौक पर अगर रेड लाइट नहीं है तो उसको जो है पुलिस यातायात के उसमें जो उनको कंट्रोल करते हैं, तो कुछ उनकी जो है ट्रैफिक के अलग आ जाती है। मगर जहाँ तक पावर्स की या जिम्मेवारी की बात आती है, तो मोटर व्हीकल एक्ट में जो आरटीओज़ को पावर दी गई है वायलेशन के लिए, उसको पेनलाइज करने की या कंपाउंड करने की, सेम जो है पुलिस अधिकारी को भी दी गई है। सिर्फ आरटीओ में इतना रहता है कि आरटीओ में जो टैक्सेशन के लिए अलग से जो है वो पावर है, उसमें जो पुलिस को टैक्सेशन में पावर नहीं होती है, जो कि आरटीओ के पास है। जी अशोक जी, जैसे आपने बताया प्राइवेट बसेस भी आप ही के कार्यक्षेत्र में, उन पर लॉ इन्फोर्समेंट उनके परमिट, तो आमतौर पे ये देखा गया है कि जो प्राइवेट बस सर्विस है उनका जो ड्राइविंग आप कहिए वो काफ़ी रैश होता है, और
बहुत सारे जो चालक परिचालक हैं वो कई बार व्यवहार भी उचित नहीं करते या वो उस कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं रहते, तो क्या वो सब उनकी कंट्रोलिंग भी आरटीओ के क्षेत्र में आती है? हाँ, इसमें तो जो प्राइवेट बसेज हैं, इसका जो भी रोड पर जो है इसका मॉनिटरिंग है या इसको कंट्रोल करना आरटीओ की ही इसमें जिम्मेवारी है। हम इसमें जो है अपना जो हमारी इन्फोर्समेंट है उसको हम टाइम टू टाइम पे चलाते रहते हैं। जहाँ तक स्टाफ की बात है, इनको भी जो अवेयरनेस जो दी जाती है, जहाँ तक इनके जो ऑनर्स हैं उनको भी जो इस बारे में जो अवेयर रखते हैं कि इसको जो आपने रोड पर बिहेव करना है या पैसेंजर से बिहेव करना है तो उसको वेल बिहेव होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। मगर प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा इसमें हमारी कोई भी शिकायतें आती रहती हैं कि इनका है कुछ कमियाँ हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म में डालना या दूसरा रोड पर जो है या बस में जो है सवारी के साथ बिहेव ठीक नहीं है। तो इसमें एक दिक्कत ये भी रहती है कि जो इनका स्टाफ होता है तो उसको भी वो परमानेंट नहीं होता है, वो कभी बदलते रहते हैं, उसमें वो थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। जहाँ तक स्कूल बसेस का है उसमें भी हमने जो है एक हमारे रूल में जो है हुआ कि इसका जो ड्राइवर है उसमें भी जो बड़ी नियम सख्त किए हैं ताकि बच्चों का सेफ्टी का मामला। तो हम जब भी इसमें कोई भी परमिट या जो भी इनको स्कूल की बसों का करते हैं तो हम इंश्योर करते हैं कि जो भी ड्राइवर वहाँ पर अपॉइंट करेंगे तो वो जो है जो नॉर्मल सरकार ने रखे हैं वो जो है निर्धारित उनको पूरा करेंगे। जी अशोक जी, आपने अभी स्कूल बसों का जिक्र किया, तो जैसे हम बहुत सारे स्कूलों में जाते हैं तो उनकी आमतौर पे शिकायत यह होती है कि आरटीओ हमारे साथ बहुत स्ट्रिक्ट और जो स्कूल बसेस के नियम हैं वो प्राइवेट बसेस से ज़्यादा सख्त है। जैसे उनमें कैमरास या जीपीएस सिस्टम या स्पीड लिमिटर्स ये सब लगे, तो क्या ऐसा कोई रूल प्राइवेट बसेस के लिए नहीं है? नहीं, इसमें जो रूल का है जैसे मैंने अभी बताया कि जो स्कूल बसेज हैं उसके लिए नियम जो अलग से जो सरकार ने निर्धारित किए हैं, उसमें जो मेन इसमें थोड़ा जो फ़र्क किया गया है, जहाँ तक हम बसों में देखते हैं बसों में जो सवारी होती है वो एज्ड होती है या यंग होगी या बच्चे होंगे तो उसके साथ कोई उसका केयर टेकर या उसका पेरेंट्स साथ में। जहाँ तक स्कूल के बच्चों का होता है, नर्सरी का बच्चा है 3 साल या 4 साल का बच्चा, तो उसने जो अकेले उसमें ट्रैवल करना है। छोटे बच्चे हैं प्राइमरी वाले हैं तो उनके साथ कोई होता नहीं है कि उनका पेरेंट्स नहीं है। ये तो जरूर है सरकार ने नियम बनाया कि बस में एक जो है केयर टेकर होगा बच्चों का, मगर वो उनको कंट्रोल नहीं कर सकता बच्चे। तो इसलिए जो नॉर्मल बनाए जैसे बस में जो है जाली होनी चाहिए या उनका जो स्पीड वर्नर का है या दूसरा ड्राइवर का है उसके एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसलिए वो नियम थोड़े सख्त इसलिए बनाए गए ताकि बच्चों की जो है सुरक्षा जो है सुनिश्चित की जा सके। तो अभी तक ऐसा कोई नियम प्राइवेट बसेस के लिए नहीं है? नहीं, उनके नियम जो अपने वो निर्धारित नियम है, मगर जो स्कूल बसेज है और उसमें थोड़ा डिफरेंस है। जी जी जी। आपने अभी अशोक जी एक और चीज़ हमें बताई कि जैसे ऑटोज हैं, 3 व्हीलर्स, टैक्सीज, ये भी आपके कार्यक्षेत्र और आपकी निगरानी में आते हैं, तो उसमें रजिस्टर करने का क्या तरीका होता है? क्योंकि ये एक इंफॉर्मेशन मेरे ख्याल मेरे लिए भी नहीं है और बहुत सारे लोगों के लिए भी होगी कि इवन जो 3 व्हीलर्स हैं उनको भी आरटीओ के अंडर आना पड़ता है और सभी के देख रेख में चलना पड़ता है। पर ये जो इलेक्ट्रिकल आजकल व्हीकल्स आ रहे हैं, ऑटोज आ रहे हैं, बहुत से उनमें हम देखते हैं कि नंबर भी नहीं है, तो इनके लिए हमारा क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और इनके ऊपर कंट्रोलिंग कैसे हो सकती है? जो ऑटो रिक्शा है ये सरकार की जो है एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम के तहत तो इनको परमिशन दी जाती है, अनुमति दी जाती है। पहले हमारे जो था उसमें हमारे पास डीजल और पेट्रोल के होते थे। अभी जो लेटेस्ट जैसे ई व्हीकल को प्रमोट कर रहे हैं तो अभी ई रिक्शा भी इसमें आगे स्पीड में। तो इसका जो दायरा है नॉर्म्स फिक्स की गई सरकार में, जो स्कीम बनाई गई है उसमें ये क्राइटेरिया रखा गया कि जो ऑटो रिक्शा ई रिक्शा जो भी पढ़ाई करेगा उसके लिए रजिस्ट्रेशन तो कंपल्सरी है। रजिस्ट्रेशन से पहले जो है गाड़ी परचेज करने से पहले जो है आरटीओ से जो है परमिशन जो है इसके लिए जो है ज़रूरी है। गाड़ी वो तभी खरीदे, अदरवाइज उनकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन जो है पॉसिबल नहीं हो सकती। उसके लिए हमारी कमेटी होती है, जो भी एप्लीकेशन हमारे पास आती है
ऑटो रिक्शा से संबंधित, वो एक कमेटी होती है, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होती है। उस कमेटी में जो इन केसों को लगाया जाता है ऑन मेरिट, या जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की उसमें भी दी जाती है कि कितने हमारे सिटी में ऑटो चल सकते हैं, कितनी रिक्वायरमेंट है, कहाँ हमारे ट्रैफिक की दिक्कत नहीं, उसको मद्देनजर रखते हुए, ट्रैफिक को सारा ध्यान में रखते हुए ऑटो रिक्शा के लिए जो है परमिशन लेना जरूरी होती है। मगर यहाँ ऊना में थोड़ा सा हमने देखा कि एक लोगों में चली हुई है होड़, ऐसे ही बिना मर्जी से जो है बिना परमिशन के ऑटो ले गए हैं, तो एक दिक्कत खड़ी हुई है। तो मैं आपके चैनल से एक ये संदेश भी देना चाहता हूँ, जो ऐसे इच्छुक व्यक्ति जैसे हमारे बेरोजगार हैं जो ऑटो का लेना चाहते हैं, तो इंश्योर कर लें कि जब तक हमारे कार्यालय RTO से परमिशन ना मिले तो ऑटो जो है परचेज ना करें, क्योंकि वो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। तो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुई तो उसके लिए जो है कई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, कल को कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो इंश्योरेंस की दिक्कत आएगी, हादसे नहीं होगी तो एक बेरोजगार आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए दिक्कत को खड़ी हो सकती है। तो इस चीज़ को जो है इंश्योर जरूर करें कि परमिशन जरूर लें, तभी परचेज करें, RC बनाएं प्रॉपर, तभी जो आपको जो है ऊना में जो है करें। सर, ऑटो रिक्शा पर ही बात बढ़ाएं तो क्या इनका भी कोई किराया निर्धारित होता है या ये इनकी मर्जी होती है? नहीं, इसके लिए जो किराया तो कोई भी हमारा व्हीकल है उसके चाहे बसेज है उसके लिए गवर्नमेंट द्वारा रेट निर्धारित किए जाते हैं। उस तरह हमारा टैक्सीज है, टैक्स के लिए रेट निर्धारित, उसी तरह जो ऑटो के लिए भी जो है रेट जो है निर्धारित किए गए हैं, उसमें जो रेट गवर्नमेंट द्वारा फिक्स किए जाते हैं। उसमें अशोक जी, क्योंकि अमूमन आम जनता की तरह जब हम जाते हैं, चाहे रेलवे स्टेशन हो चाहे बस स्टैंड हो, वो रेट क्या है, किराया क्या है, वो किसी को मालूम नहीं, और वो अपनी मन मर्जी के हिसाब से सब किराया ले रहे हैं। तो क्या ऐसा कोई मुहिम हमने शुरू किया या हम प्लान करते हैं जहाँ अलग अलग तरह हम आम जनता को जागरूक करें कि ये किराया है इधर का? हाँ नहीं, इसके बारे में जो हमारी ऑटो की यूनियन है, मैंने इस विषय पर, जैसे हमारे को भी ऐसे शिकायत पे आती रहती हैं, तो मैंने जो यूनियन है उनको बोला कि आप जो मेन हमारे पॉइंट्स हैं तो वहाँ पर अपने रेट जो है डिस्प्ले कर दें, ताकि जो सवारी को एक फेयर लगे कि नहीं मैंने ये किराया देना है और मैं दे रहा हूँ तो एक निर्धारित दर से दे रहा हूँ। तो उसके लिए हमने जो है जो हमारे ऑटो के यूनियन प्रधान उनसे बात की थी, तो अगर इसमें फिर कोई कमी रहेगी तो उसको हम जरूर देखेंगे, ताकि ये जो लोगों में रहेगी नहीं किराया मेरा जो इतना है और मैं जो सही पे कर रहा हूँ। जी, एक और जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे टैक्सीज में कानून है कि टैक्सी के साइड पे ओनर का नाम, फ़ोन नंबर ये सब लिखा रहेगा, इसी तरह क्या ये ऑटोज के लिए भी कंपलसरी है या वो ऑप्शनल है? नहीं, उसमें नहीं है, नाम का तो उसमें नहीं है कोई भी, उसमें तो गाड़ी रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं, नाम का नहीं। उसमें जो है हेड क्वार्टर का होता है कि गाड़ी किस हेड क्वार्टर पर चलेगी, जैसे ऊना में चलेगी, आम में चलेगी, तो उसको लिखा होता है उसमें। एक और सवाल अशोक जी कि जैसे हम हिमाचल के बारे में जानना चाहेंगे, जैसे दिल्ली या बड़े शहरों में ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों को एक ड्रेस पहनना कंपलसरी है जिससे वो आइडेंटिफाई हो सकें कि ये ड्राइवर हैं, और उनका पूरा डिटेल उनकी गाड़ी पे रहता है ताकि जो भी कस्टमर जा रहा है, खासकर महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए, कि वो पता रहे कि कहाँ की गाड़ी है, उसका मोबाइल नंबर क्या है। तो वैसा हम ऊना में नहीं देख। निदेशक परिवहन थी, अभी 3-4 साल पहले उन्होंने मीटिंग्स ली थी, एक हमारी यहाँ भी मीटिंग हुई थी, उन्होंने इस पर बड़ा जोर दिया, इनको सभी को बोला कि आप एक वेल ड्रेस्ड और सारा अपना नेम, जैसे दूसरे सिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो हमने भी यहाँ पर उसको किया था। मगर अभी जो है ये लोग कई बहाने या कुछ इस दिक्कत से जो है कि बोलते हैं कहाँ ड्रेस के आना थोड़ा रहता है, फिर भी हम इसमें करेंगे, बहुत अच्छा सुधार है, तो हम इस जरूर इस पर काम करेंगे। अशोक जी, मैं आपसे एक थोड़ा सा सवाल हटके पूछना चाहूँगा कि अगर ये लॉ है और अगर ये नहीं इन्फोर्स अभी हम कर पा रहे हैं, तो क्या उस पर कोई दबाव होता है या एक पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट ना हो जाए या कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या ऐसा कुछ, उस कारण की वजह से ये इन्फोर्स नहीं हो पाता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। जैसे हमारा जो एक इन्फोर्समेंट है, हमारा एक लोगों की जान से जुड़ा हुआ विषय होता है, तो हमारे पर अगर पॉलिटिकली ऐसा कोई अगर मतलब दबाव जैसे आता है तो उस चीज़ को हम जो है इस चीज़ को लोगों की जो सुरक्षा है उसको हम टॉप प्रायोरिटी पर रखते हैं। दबाव अलग से हो सकता है मगर जो लोगों की सुरक्षा है उसको हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। जी जी जी। अब अगला सवाल मेरा आपसे जो जुड़ा है वो यूज़ ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स पर भी। हम ये देखते हैं क्योंकि ऊना
बहुत सारे धार्मिक स्थलों की नगरी है, डिस्ट्रिक्ट है, कि यहाँ पे आम तौर पे जब अलग अलग मेले शुरू होते हैं तो बहुत सारे ट्रक्स सवारियाँ लेके जाते हैं। मैं आई एम श्योर कि उसका पूरा संज्ञान लिया जाता होगा और उनका चालान भी होता होगा या जो भी कार्रवाई होती होगी। पर क्या आपको लगता है कि उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? क्योंकि हर बार जब ये होता है हम कोई ना कोई एक्सीडेंट देखते हैं, वो यातायात बाकियों के लिए भी एक समस्या है और जो उसमें ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए तो है ही। तो क्या अल्टरनेटिव आपके हिसाब से ऐसा हो सकता है, या जो कोशिश की गई है कि ये इस तरह का ट्रैफिक को हम कंट्रोल कर सकें? इस विषय पर जो है प्रशासन भी जो है काफ़ी सीरियस रहता है। जब जैसे हमारी मेले स्टार्ट होती है तो जिलाधीश महोदय भी जो है इस विषय पर जो है जो भी नेसेसरी डायरेक्शन होती है, जहाँ भी हमने इसको टेकअप करना होता है, प्रशासन भी टेकअप करता है। मेन ये जो हमारे मेले ये है पंजाब से, तो दिक्कत ये आती है कि ओरिजिनेटिंग जैसे कोई भी जो कमर्शियल व्हीकल है, जैसे गुड्स व्हीकल में जो है पंजाब से आ जाता है, मान अमृतसर से आ रहा है, 200 किलोमीटर से आ रहा है, हम पंजाब की हिमाचल बाउंड्री पर आकर जो उसको बोलते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप नहीं जा सकते, करते हैं, फोर्स भी करते हैं हम। तो वहाँ पर थोड़ी सी एक इशू आ जाता है कि इतनी पब्लिक या वो इतनी दूर से आ गया है तो उसको अब कैसे करें। हम इन्फोर्समेंट तो करते हैं, यानी हम बसें भी प्रोवाइड करते हैं, प्रशासन उसमें लगाता है बेटी हम आपको बस देते हैं, तो उस वक्त भी कुछ दिक्कतें आती हैं, कुछ जैसे बच्चे होते हैं, सामान होता है, तो ऐसे कुछ दिक्कतें आती हैं। ये इशू जो है ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट जो है जहाँ तक पंजाब है, अगर वो इसको मतलब ले उसमें सीरियसली तो हमारी समस्या का जो है काफ़ी समाधान हो सकता है। एक और प्रश्न मैं जानना चाहूँगा, हालांकि हमें मालूम है कि जनसंख्या और सब गाड़ियाँ जिस तरह आ रही हैं ये एक बहुत चैलेंजिंग जॉब है सबको कंट्रोल करना, पर एक उसका दूसरा पहलू भी है कि शायद पूरी जानकारी सब तक पहुंचा पाना अभी थोड़ा मुश्किल हो। पर मैं एक करंट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स चलती हैं, बहुत बार लोग हमको आके बोलते हैं कि जी ये फेड हो गई, ये चेंज नहीं कर पा रहे। वो बोलते हैं कि जहाँ से नंबर है वहीं जाके लो, या जिस एजेंसी से है वहीं जाके लो। तो इस ऐसे संदर्भ में जो आम इंसान है वो बिना इन चक्रों में फंसे, या इसका प्रावधान क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, या आप इस पे हमको थोड़ा सा। जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट से पहले तो इसका जो स्टार्टिंग फेज में जब इसका काम शुरू हुआ था तो इसको जो है डिपार्टमेंट को जो है इसके साथ लिंक किया गया था। जो भी टेंडर तो प्राइवेट कंपनी का था, वो कंट्रोलिंग जो था ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के इसमें था, तो उसको कंट्रोल करते थे, उनका जो भी स्टाफ था तो सारा वहाँ से मॉनिटर हो जाता था। अभी जो है लेटेस्ट कुछ इसमें किया गया है कि जो नंबर प्लेट का काम जो है सिक्योरिटी नंबर प्लेट का, जो कंसर्न मैन्युफैक्चरर या डीलर जो हैं उन्हीं को ये काम जो है दे दिया गया। अब जैसे कोई गाड़ी फॉर एग्जांपल अगर अदर स्टेट में भी रजिस्टर्ड है, हरियाणा में है या पंजाब में है या हमारे अदर डिस्ट्रिक्ट में, शिमला में, चंबा में, अगर वो या नंबर प्लेट ऊना में बनाना चाहता है तो जो कंसर्न डीलर है वो जैसे मारुति का, तो मारुति के डीलर के पास जाकर वो अप्लाई कर सकता है, उसकी वो डीलर की जिम्मेवारी है, उसको बना के देगा। हाँ अशोक जी, क्योंकि मैं पर्सनली उससे गुजर चुका हूँ, तो सवाल ये आता है कि किसी ने सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी है ना, और वो खरीदी दिल्ली से। जैसे अभी हम देखते हैं कि बहुत सारी दिल्ली की 10 साल वाली स्क्रैप वाली गाड़ियाँ हिमाचल, पंजाब, हरियाणा में बिक रही हैं। अब उसका नंबर प्लेट डैमेज हो गया तो उसी डीलरशिप पे जाना पड़ेगा या उस ब्रांड की डीलरशिप? नहीं, ब्रांड डीलरशिप, ब्रांड डीलरशिप। जैसे मारुति का तो ऑल इंडिया में जहाँ मर्जी